हमारे साथी प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन रविन्द्र नायक जी, श्री शिवाकांत द्विवेदी जी, खान साहब, जो आज हमारे 13 विभिन्न पदों से विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, अनुभाग अधिकारी, वाहन चालक, वरिष्ठ अनुसेवक, अनुसेवक, पेंटर इत्यादि पदों से सेवानिवृत्त हो रहे सभी सम्मानित साथियों, सचिवालय प्रशासन के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण और जो हमारे आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके परिजन जो यहाँ पे आज उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं आप सारे जो 15 अधिकारी कर्मचारी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन मैं इसलिए करता हूं कि आपने अपनी जो भी सेवा अवधि थी, जिसमें सबसे कम आपने 18 साल बताया, क्योंकि 18 साल इस नाते क्योंकि उसके पहले भारतीय सेना में आप सेवा कर चुके थे, उसके बाद आप आए। अदरवाइज मोस्टली 25 से लेकर के 35 साल तक की अवधि आपने सरकार में एक पब्लिक सर्विस की, एक लोक सेवा की और उसको अपने पूरे अच्छे से इस कार्य को किया, जिसकी वजह से पूरे सम्मान पूर्वक आज आप सेवानिवृत्त होकर के एक नए कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नए जीवन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात से पूरी बात से इत्तेफाक करता हूं जो शिवाकांत जी ने कहा कि सेवानिवृत्त की तिथि तो आपकी उस दिन तय हो गई थी जिस दिन आप सेवा में आए थे, उसको कोई नहीं बता सकता है। लेकिन आप सेवानिवृत्त एक सेवा से हो सकते हैं। यू कैन रिटायर, आप रिटायर कर सकते हैं और रिटायरमेंट आज का आपका दिन है, सुपरविनेट करने का दिन है। लेकिन रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप टायर्ड हो गए, अभी आप में बहुत कुछ ऊर्जा है। उस ऊर्जा का लाभ आपको भी, आपके परिवार को भी, आपके समाज को भी, आपके प्रदेश और देश को भी मिलना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जो लोक सेवा होती है वो लोक सेवा एक प्रकार से हमारी तपस्या होती है। तमाम सारी चुनौतियों के बावजूद आप काम करते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं। अपने लिए तो सब कुछ जी लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचिए तो ऐसा नहीं कि आप में बहुत बड़ी योग्यता थी, इसके लिए आपको लोक सेवा का मौका मिला। आपको लोक सेवा का मौका मिलना, आप समझ लें कि परमपिता परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, जिसने आपको इस योग्य समझा कि आप कोई सेवा दे सकते हैं, चाहे अनुसेवक के रूप में, चाहे मुख्य सचिव के रूप में, जिस किसी रूप में आप जो विशेष सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, किसी न किसी आपको उस योग्य समझा कि आप वहां पर सेवा कर सकते हैं। आपसे कहीं ज्यादा काबिल लोग बाहर सड़क में घूम रहे होंगे। आपके साथ जो पढ़ने वाले थे, आपसे ज्यादा नंबर लाते थे, आपसे ज्यादा चीजों में भाग लेते थे, वो वहां नहीं पहुंच सके जहां पहुंचे। तो इस पे जो परमपिता परमेश्वर का, भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनकी एक व्यवस्था है जिसके तहत आप आज यहां तक पहुंच गए। इसके लिए आपको उनको बहुत धन्यवाद करना चाहिए और उनसे वो फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि एक नए कार्य में हमको इस प्रकार से लगाए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे प्रकृति की छन्नी ऐसी है, प्रकृति की छन्नी। आप सोचिए कि जो है कितने बच्चे जो है अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, बट उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि गर्भ से बाहर निकल करके रोशनी देख पाते हैं। बहुत सारे गर्भ में समाप्त हो जाते हैं। जो माँ के गर्भ से बाहर निकल गए, जीवन उन्हें मिल गया और जीवन निकल गया, धरती पे आ गए, उसमें कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 1 साल की जिंदगी जी पाते हैं, कितने 5 साल की जिंदगी जी पाते हैं। आज विज्ञान का युग है, उसके बावजूद भी काफी सारी मोर्टेलिटी होती है। उसको लगातार सरकार कोशिश करे मोर्टेलिटी कम हो। कितने लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ पाते हैं, पढ़ने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारी जो डिग्रियां हासिल करने के लिए कितने लोग आप देखें प्रकृति छानती चली जाती है। उतने लोग जो आपके साथ डिग्री किए और डिग्री किया, हाई स्कूल किए, इंटर किए, जो भी किए, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी सेवा में लोग सोचते हैं कि आ जाए, उसमें कितने लोग क्षण करके आप आते हैं।
तो आप अपने को आपको इतना बड़ा भाग्यशाली समझिए कि जो प्रकृति की छन्नी है, भगवान की जो छन्नी है, उस छन्नी में छनते छनते आज आप यहाँ तक पहुँचे। इसलिए भी आपको भगवान को बहुत बहुत आपको शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान के प्रति। आज आपको वो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने की आपने वो मौका दिया, और भगवान मुझे दोबारा मौका दो ताकि मैं आने वाली जिंदगी में ऐसा कुछ कर सकूं जिससे मैं भी सुखी रहूं, मेरा परिवार भी सुखी रहे, मैं समाज को कुछ दे सकूं। मैं देश अभी सुभाष चंद्र जी ने बड़ा अच्छा कविता, आपने संस्कृत के श्लोक सुना है कि मैं ही नहीं बल्कि हमारा लोक ही नहीं बल्कि हम परलोक को भी सुधार सकें। क्योंकि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, जो जाएगा मेरा अपना यश जाएगा, जो जाएगा हमारे कर्म जाएंगे, जो हम यहाँ पे जो हमने कर्म किए उन कर्मों का ही भाव यहाँ पे हम छोड़ के जाएंगे। बाकी सब कुछ अगर किसी ने धन दौलत बहुत सारा गलत काम करके, सरकार में बहुत लोग होते हैं बहुत सारे गलत काम करके धनार्जन कर लेते हैं, वो धन किसी के काम नहीं आता है। आप सोना चांदी नहीं खा सकते हो, आप सोने चांदी के कपड़े नहीं पहन सकते हो, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो जो सामान्य आदमी नहीं कर सकता, जिसको जो इस प्रकार के गलत काम नहीं करता है। जो करता वही करते हो आप। और सबसे बड़ी बात, आप डर के रहते हो, आप कभी खुल के नहीं रह सकते हो, चैन की नींद नहीं सो सकते हो। ऐसी जो है, क्योंकि सरकार में जो ये ईश्वर की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था है, और जैसे जैसे आपकी उम्र जाती है वैसे वैसे आपकी जरूरतें ऐसी कम हो जाती है। इनफैक्ट हमारे तो सनातन में हमारी जो वर्णाश्रम की व्यवस्था थी, पहले 25 साल का उम्र जो होता था, पहले 25 साल ब्रह्मचर्य का वक्त होता था। उस ब्रह्मचर्य के वक्त में हर इंसान, स्त्री या पुरुष, अपने सामर्थ्य को वृद्धि करता था, अपने शक्ति को उस ऊर्जा देता था जिसके माध्यम से वो समाज के लिए एक योग्य नागरिक बन सके। चाहे वो अच्छा किसान बन सके, एक अच्छा योद्धा बन सके, एक लेखक बन सके, एक सेवादार बन सके, आप जो भी एक राजनीतिक बन सके, जिस किसी रूप में जाएगा वो अपने चीज को पारंगत हासिल करने के लिए पहले 25 साल, जिसको हम लोग ब्रह्मचर्य अवस्था कहते थे, सब चीजों से मुक्त, केवल हम अपनी शक्तियों का अर्जन करेंगे, ज्ञान का अर्जन करेंगे, और उस अर्जन को करेंगे जिससे कि हम आने वाले समय में उन शक्तियों का अपने अपने ज्ञान का हम प्रयोग कर सकें। उसके बाद आता था गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में हम इस धरती पे आए हैं तो हम धरती पे कुछ छोड़ के जाएंगे। तो प्रॉजनी होती थी, वो शादी ब्याह करता था, बच्चे उसके होते थे, शादी ब्याह बच्चे होते थे, बच्चों को योग्य बनाता था, अपने परिवार का पालन करता था, परिवार का पालन पोषण करता था, अपने समाज के लिए वो कर्म करता था। जिसे वो किसानी करे तो किसान के रूप में अच्छा काम करे, अगर श्रमिक है तो श्रमिक के रूप में अच्छा काम करे, अगर वो लेखक कवि है तो उसके रूप में अच्छा काम करे, अगर वो एक योद्धा है तो योद्धा के रूप में अच्छा काम करे, राजनीतिक है तो राजनीति के रूप में अच्छा काम करे। हर जगह अपने को श्रेष्ठतम वो देने का प्रयास करता था अपने समाज को। ये 50 साल तक की अवस्था जिसको कहते थे गृहस्थाश्रम, और 50 का आज 60 हो सकता है, विज्ञान की वजह से आज उम्र बढ़ रही है तो 50 का 60 हो सकता है, 60 का 65 हो सकता है, 70 भी हो सकता है। लेकिन वो गृहस्थाश्रम वो आश्रम है जिस आश्रम में आपने जो क्षमताएं हासिल की, उन क्षमताओं को आप समाज को देंगे और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे। अपने परिवार को आप इस योग्य बनाएंगे कि आने वाले समय में वो जो काम आप कर रहे हैं उस काम को वो कर सके जिस क्षेत्र में जाए। उसके बाद आता था हमारा जो है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में हमारी आवश्यकताएं बिल्कुल कम हो जाती है। अब न हमको बच्चे को पालना होता है, न हमको परिवार को पालना होता है, तो हम समाज को देते हैं। जो क्षमताएं हमने हासिल की उन क्षमताओं से समाज को हम लोग देते हैं, समाज को देते हैं। मतलब हम अब समाज से लेने की जगह जो हमको जो कुछ भत्ता चाहिए, कुछ हमें वेतन चाहिए, हमें कुछ अपनी जो इसके लिए आय का अर्जन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हम केवल समाज को देने वाले बन जाए, समाज को हमारा हाथ यूं हो जाए। जब हम समाज को देने लगेंगे तो देने का मतलब हुआ कि जो भी हमने हासिल किया उस चीज को हम समाज को देंगे। वानप्रस्थ आश्रम में हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज का होकर के दिएंगे। तो उस वानप्रस्थ आश्रम में लोग, और ऐसा मैंने देखा है, अपने देश में तो कम देखा है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में मैं पढ़ने जब मास्टर्स करने गया था, मैं देखता था कि जो लोग वानप्रस्थ आश्रम में होते थे, ये हमने व्यवस्था सनातन में सीखी।
जो 65 साल 70 साल के लोग हैं, बगैर किसी आवश्यकता के वो जाकर के लाइब्रेरी में लोगों को मदद कर रहे हैं, स्कूलों में मदद कर रहे हैं, आप लोगों के घर में जाकर के जो बूढ़े लोग हैं उनको जाकर के खाना खिला रहे हैं, बहुत सारा काम। भाई समाज में अगर आप काम सोचने लगो तो काम ही काम है, और जिसके लिए अगर कोई हमको मेहनताना नहीं चाहिए, कोई आय नहीं चाहिए, तो बहुत ही काम है, काम की कोई कमी नहीं है। और फिर वो हमारे वानप्रस्थ आश्रम होता था 50 से 75। अब आज के समय के हिसाब से अगर आप 65-70 साल तक अगर आप जो है अगर आपका ये हो गया तो उसके बाद अगले 10 साल बांध के चलिए कि 10 साल वानप्रस्थ आश्रम में, 15 साल वानप्रस्थ आश्रम में। लेकिन फिर हमारे सनातन में शतायु बनते थे स्वस्थ, क्योंकि ये वानप्रस्थ आश्रम इसलिए आवश्यक है कि जब आप काम ये सब करेंगे तो हमारा बौद्धिक विकास भी होगा, हमारा दिमाग भी चलेगा। जब हम देंगे समाज को, चैतन्य रहेंगे, जो हमें सतचित आनंद का जो स्वरूप है वो सचित आनंद का स्वरूप हमेशा वो जिंदा रहेगा। उसके बाद आता संन्यास आश्रम, जो 75 से 100 साल की अवस्था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का मतलब कि अब न हम हैं न हमारा समाज है, केवल हम हैं और हमारा वो परमेश्वर है जो हमें यहाँ भेजा है किसी कार्य को करने के लिए, किसी एक ध्येय को लेकर के मुझे एक योद्धा बना करके भेजा, हमें एक वो समाज को देने के लिए, संस्कारवान लोगों को देने के लिए हमें भेजा, हमें किसी ने उद्देश्य किसानी करने के लिए भेजा। वो और हमारा उसका तादाद हो जाता, फिर कोई नहीं, हमारे सारे रिश्ते खत्म, केवल हम और वो हमारा संन्यास आश्रम हो जाता था। लोग सब चीज से मुक्त होकर के संन्यास आश्रम इस प्रकार का काम करते। अब सोचिए कि कितनी बढ़िया वर्णाश्रम व्यवस्था हुआ करती थी हमारी सनातन में, और इस व्यवस्था के तहत लोग शतायु होते थे, और लोगों का अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक खुश होकर के हमारे ये देश में इतने लोग कहते थे कि इतनी दुनिया का सबसे बेहतर देश हुआ करता था। लेकिन वो धीरे धीरे चीजें खत्म हो गई। आज हमारा देश बदल रहा है, आज हमारा देश बदल भी चुका है, काफी कुछ बदल चुका है। आज आप जिस प्रकार की चीजें देख रहे हैं, अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपको रिटायरमेंट के बाद आप अगर समाज को कुछ देना चाहते हैं वानप्रस्थ आश्रम में, इतने मौके हैं। आप कोई नहीं, आपने अपने बच्चे को बहुत योग्य बनाया। आपका बच्चा आज कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, तो कहीं पे किसी सरकारी सेवा में, किसी अच्छी सेवा में पढ़ा हुआ है, हो सकता है कि कहीं राजनीतिक क्षेत्र में कहीं अच्छा काम कर रहा हो सकता है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी बन गया हो। क्या आप किसी और बच्चे को ऐसा बना सकते हैं? आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप में वो क्षमता है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो दूसरों के बच्चों को लेकर के उनको वही चीज जैसे अपने बच्चे को किया वैसे वो करना चाहते हैं। आप कुछ नहीं, आप जो है समाज में आप देखिए कि आज देश हमारा कितना स्वच्छ भारत हो रहा है, समर्थ भारत हो रहा है। आप स्वच्छता के बारे में कुछ ऐसा मुहिम छोड़ दिए कि आपके कहीं भी गली में, मोहल्ले में, कहीं भी हर घर में जो मैंने सेग्रीगेटेड वेस्ट हो और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, घर घर में ट्रीटमेंट हो, देखिए सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। क्या आपने जैसे सुभाष जी ने कहा कि उनको बड़ा आध्यात्म के बारे में शौक है, क्या लोगों में आध्यात्म का मतलब क्या हुआ? स्वतः को देखना, ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है, किस ध्येय से भेजा है, मैं क्यों हूं, मैं नहीं हूंगा तो क्या होगा। इन प्रश्नों का जब उत्तर आप ढूंढने लगेंगे तो दूसरों में बहुत कुछ सोचना चालू करेंगे कि आप उस सेवा भाव से, उस आध्यात्मिक भाव से लोगों को ऐसे कर सकते हैं। आप अगर पार्क में जाइए तो देखिए, लोगों को इस प्रकार के लिए प्रेरित करिए, अच्छी बातें ले आइए। क्योंकि देश हमारा जिस प्रकार से बदलाव देख रहा है, उस बदलाव में हर कोई को अपना सहयोग करने की, हर कोई को अपना योगदान करने की जरूरत है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कल तक हम तो डिप्टी सेक्रेटरी थे, अब आज की डेट बाद हम कुछ नहीं बने। अरे आपने डिप्टी सेक्रेटरी बनने के लिए जो हासिल किया, यही एक गुण है जो कोई आपसे ले नहीं सकता। आपने जो हासिल किया, केवल हासिल तो कर लिया, अब हौसला चाहिए कि आप उस चीज को कैसे दूसरों को दे सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप इस चीज को जब एक बार सोच करके तो देखिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश हमारा विकसित देश होगा 25 साल 2047 में। आप 2047 तक रहेंगे नहीं रहेंगे, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सब लोग 27 से ऊपर जाएं। मैं जानता हूँ यहाँ पे भी लखनऊ में किसी मिला में 105 साल की अवस्था में उनसे मैं पूरा बात करके आया, यही लखनऊ में श्री लाल शुक्ल जी के बड़े भाई मोहनलालगंज के पास उनका गांव है, वहां जाके और उस गांव में बहुत सारी चीजें मैं कराई। तो आपको भगवान लंबी जिंदगी दे, लेकिन जो भी जिंदगी दे स्वस्थ जिंदगी दे।
अस्वस्थ होकर जिंदगी में दे, आप स्वस्थ जिंदगी दे भगवान, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आप अगर उस समय तक मालूम नहीं भगवान किसी और काम के लिए आपको सोच रहे हो कि किसी दूसरे काम में लगा दे, जैसे हम लोग करते हैं कि भाई चलो ये फला डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट डाल देते हैं, तो भगवान भी इसे सोचते हैं। लेकिन आप अपने आप को 2047 ले जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता जो ईश्वर ने ऐसी दे दी है कि हम अपनी बौद्धिक क्षमता से हम पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। आज से 40 साल पहले मैं क्या करता था, मैं जाके देख सकता हूँ कि मेरी क्षमता है। आज से 50 साल पहले क्या था मैं भी देख सकता हूँ। आगे 10 साल में क्या होने वाला वो भी मैं देख सकता हूँ। आगे 20 साल में क्या होने वाला वो भी देख सकता हूँ। 25 साल में क्या देख सकता हूँ। ये क्षमता है हमारे अंदर। वो क्षमता किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। सबका होता है कि सभी उंगलियां तो बराबर होती नहीं। तो आप जाके देख सकते हैं कि 2047 में जिस प्रकार से पिछले 10 साल में देश बदला है, 2047 में बदल के कैसा होगा, ये आपकी सोच हो सकती है। अगर आप इसको सोचिए कि हमारे कैसे शहर होंगे, कैसे हमारे गांव होंगे, कैसे हमारे लोग होंगे, कैसी हमारी बेटियां होंगी। आज हम लोगों ने यहाँ पे अभी एक छोटी सी एक फिल्म यहाँ पे अभी प्रदर्शित की गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी थे, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी थे, सारे के सारे मंत्रिमंडल सदस्य थे, मैं भी था वहां पे। तेजस फिल्म, मैं तो कहूंगा कि आप सबको जाके देखना चाहिए। इतनी प्रेरणादायी फिल्म है कि कैसे बेटियां, जिनके बारे में ज्यादा नहीं, मैं 2002 में भारत सरकार में डायरेक्टर पर्सनल हुआ करता था होम मिनिस्ट्री में, और निर्णय उस समय 2002 में अटल जी की सरकार हुआ करती थी, आडवाणी जी हमारे गृह मंत्री होते थे। उस समय ये हो रहा था कि तब तक सीआईएसएफ में लेडीज काम करती थी, लेकिन बाकी किसी पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम नहीं करती। एक चर्चा हुई कि हम लोग महिलाओं को लाएं अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज में। बड़ी सारी, इसमें इतनी सारी लोगों के मन में बातें थी कि कैसे ये लेडीज काम कर सकती हैं, सीआरपीएफ में कैसे काम कर सकती है, आपकी आईटीबीपी में कैसे काम करती है, बीएसएफ में कैसे काम कर सकती है। इस तरह की बातें चर्चा होती थी। मैं वहां पे डायरेक्टर पर्सन, पूरा देश के जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज थे, सारा का पर्सनल मैटर मैं देखा करता था, और ये सारी चर्चाएं होती थी। इसके बावजूद भी निर्णय लिया गया कि हम महिलाओं को लेंगे, और सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने चूंकि इसको एलीट फोर्स कहते हैं, जो जहां कहीं अगर बड़े गंभीर स्थितियों में उनको अगर बचाने का होता है तो वो एनएसजी करती है। वहां पे पहले निर्णय लिया गया कि वहां पे महिलाओं को लाएंगे, फिर धीरे धीरे बाकी फोर्सेज लाना चालू किया। और आज देखिए, मैं बात कर रहा हूं 2002 की। 2002 से 2004 में डायरेक्टर पर्स भारत सरकार में गृह मंत्रालय में हुआ करता। ज्यादा दिन नहीं हुए, 20 साल भी नहीं बीते। आज आप देखिए कि आज हमारी फाइटर पायलट भी महिलाएं चला रही है। फाइटर पायलट मैंने फाइटर जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी महिलाएं चला रही है। आज जो है हमारा जो चंद्रयान का मिशन हुआ, अभी हाल में आई थी यहाँ पे मिसेस श्रीवास्तव, यहीं पे दिल्ली लखनऊ की लाडली, चंद्रयान का जो सारा संचालन कर रही है। क्या उनसा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं नहीं बची। तो आज ये जो तेजस फिल्म थी, हर बच्ची को देखना चाहिए, हर पेरेंट्स को देखना चाहिए। आप ऐसी बातें लोगों तक जाकर देख सकते हैं कि कैसे, देखो कि कैसे एक महिला, मैंने जो हमारा नारी शक्ति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे शक्ति मिशन शक्ति यहाँ पे चालू की, कैसे वो महिलाएं कहां से कहां तक जा सकती हैं। ये हमारे समाज का बदलाव है कि आप अपने आसपास की उन बेटियों को योग्य बना सकते हैं कि वो कल को आने वाले समय में वो मेरे जैसे यहाँ पे मुख्य सचिव आकर के बैठे। क्या आप उनको योग्य बना सकते हैं कि कल वहां पे वो कहीं के मंत्री बने, कहीं पे अच्छी खिलाड़ी बने। आज बेटियां हमारी जो हर गेम में, हर जगह, सब जगह आगे बढ़ रही हैं, क्या आप उनको बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये समय है बदलाव का, और वानप्रस्थ शास्त्र में ये होता है कि हमने जो कुछ लिया उसको हम कैसे समाज को वापस करें। क्योंकि हमारे सब लोग संतुष्ट हो चुके हैं, हमारी जरूरत भी कम है, हमें खाना भी कम होगा, हमें पढ़ना भी कम होगा, हमें बहुत सारा सोशल भी चीज, बहुत सारी कमिटमेंट हमारे कम होंगे। तो क्या हम समाज को दे सकते हैं उस क्षमता को? नहीं, तो क्षमता का स्वतः ह्रास हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि ये बुद्धि एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप सोने को यहाँ रखें तो सोना वहीं पड़ा रहेगा, पैसे रखिए पैसा वहां पड़ा रहेगा। लेकिन बुद्धि ऐसे, जिसका अगर प्रयोग करेंगे तो बढ़ती जाएगी। आपकी जो क्षमता है, आप उसको यूं प्रयोग करोगे तो बढ़ती चली जाएगी, और आप छोड़ दिए तो धीरे धीरे ह्रास होकर खत्म हो जाएगा। आप करके देखिए बहुत सारे लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों से स्वस्थ रहने की कला मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वस्थ रहने की कला ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप रिटायर कर गए, और ये मत सोचिए कि हमको सरकार की नौकरी चाहिए। नौकरी की क्या जरूरत है?
इतना तो पेंशन मिलता है, सरकार पेंशन देती है, इतनी सारी व्यवस्था देती है। आप समाज को क्या कर सकते हो ये सोचो, इस बदले हुए देश में सोचो। और मैंने कहा कि जो 2047 का विकसित भारत जो हमारा है उसको सोचो कि उसमें जब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे, जाना तो सबको है, आपको भी जाना, हमको भी जाना, कोई ऐसा नहीं है जो कि यहाँ रहने के लिए आया हुआ है। आप सोचिए कि 2047 में जब हमारा देश होगा, हम जाएं तो हम ये सोचे कि हमने उसके लिए ये काम किया था, हमने 2 बच्चों को तैयार किया था, हमने 2 मोहल्ले को ठीक किया था, हमने एक शहर को ठीक किया, अपने गांव को ठीक किया। हमारे गांव में हमने खेती व्यवस्था, आप सब लोग गांव वालों के, मैं भी गांव वाला हूँ, हर साल अपने गांव जाता हूँ, गांव में रहता हूँ, अभी भी मुख्य सचिव के रूप में भी मैं जाता हूँ और जाके अपने गांव में सारी चीजें देखता हूँ, क्योंकि मैं पैदा वहीं हुआ था, पला बढ़ा वहीं से, शुरुआत वहीं से हमारी शुरुआत हुई कि आप अपने गांव को एक अच्छा गांव बना सकते हैं, वहाँ का प्राइमरी स्कूल को बेहतर बना सकते हैं, वहाँ के इंटरमीडिएट कॉलेज को अच्छा बना सकते हैं। आप जाएं, आप वहाँ के बच्चों में क्या इस प्रकार का गौरव ला सकते हैं कि हमारा बच्चा सोचना चालू करे, गाँव का बच्चा। अभी हमारे गाँव के इंटर कॉलेज का बच्चा जो पूरे उत्तर प्रदेश में स्थान लाया, जहाँ मैं पढ़ता था, क्या वो सोच सकता है कि हम भी ला सकते हैं? आप जाके उन्हें बताएंगे तो हो सकता है कि आज जब तक आप सरकारी नौकरी में थे, आप बड़ी व्यस्त थे, नहीं जा पाते थे, अब से जा करके देखिए कि क्या अपने गांव को कुछ ऐसा कर सकते हैं। आप भी तो वहीं से निकले, उसी मट्टी से निकले, क्या उस मट्टी से औरों को निकाल सकते हैं? ये मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि आपको ये जीवन जीने की कला है। आप अगर ऐसा सोचेंगे, आप निश्चित मान के चलिए, अगर हमारे इस सनातनी धरती के लोग अगर सदाई होते थे तो आप भी सदाई होंगे। और एक वानप्रस्थ अवस्था की जब एक आपको वक्त लगे तो फिर अपने आप को रम जाइए भगवान में, फिर आप सोचिए उसको कि मैं और वो हमसे साथ विलय होने जा रहा हूं, और फिर एक नए ऊर्जा के साथ एक नई ताकत, क्योंकि आत्मा तो कोई मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है, वो तो केवल कपड़े बदलती है। फिर एक नई ताकत से आएंगे, कुछ नया काम करेंगे और इस भारत माता की, भारत की धरती को दोबारा फिर एक नई ऊर्जा के साथ, तो विकसित हो चुका होगा या विकसित होने कुछ में होगा, तो हम वहां पे क्या संस्कार देंगे, ऐसा कुछ कर सकते। तो मैं आप सारे लोगों को अपनी तरफ से और अपने पूरे हमारे जो तमाम साथी यहाँ पे सचिवालय प्रशासन के सबके तरफ से आपको दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। आपको भी, आपके स्पाउसेस को भी, आपके पत्नी या पति जो भी हैं उनको भी मैं दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। आपके पूरे परिवार के स्वस्थ होने की, उनको अच्छा, उन्हें संस्कार मिले, अच्छा हो, उसके लिए भी अपनी तरफ से भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ। और भगवान की प्रार्थना के साथ आपसे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि आप भगवान की उस प्रार्थना को साकार करने के लिए अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे होंगे। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब मैंने ये प्रथा शुरू की थी तो बहुत कम लोगों को ये सब चीज मिल पाता था। जब शुरुआत मैंने किया था तो आधे से कम लोगों को मिल पाता था। आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि जितने सारे लोग रिटायर कर रहे हैं, लगभग सबको पेंशन भी, उपादान भी, राशिकरण भी, अवकाश नकदीकरण भी, जीपीएफ सब कुछ मिल रहा है। और जो 1-2 लोगों को नहीं मिल पा रहा, आपने जो अच्छी बात बताई मुदस्सर भाई, आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। मैं प्रिंसिपल एजी से आधी बात करूंगा, इस व्यवस्था को कैसे हम सुधार करें कि ताकि उसको हम अगले बार हम आए तो इस तरह की चीज नहीं छूटनी चाहिए। एजी साहब को नहीं तो मैं बुलवा लूंगा, यहाँ पे बुला के बात करूंगा, ठीक है। ये इंश्योर करेंगे ताकि हमारे लोग जो इतनी मेहनत करते हैं जब जाए खुशी खुशी जाए। और ये आप अपना घर समझिए, कभी कोई तकलीफ हो, मोस्ट वेलकम। हम लोग बिजी हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं भूल सकते। एक बार दोबारा आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं अपने हमारे प्रमुख सचिव साहब और उनकी टीम को धन्यवाद दूंगा कि हर बार ये मेहनत करते हैं, हर बार इनकी मेहनत का नतीजा होता है, किस तरह होता है, उनको भी मैं इस बात में धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।